हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रुप्स वर रिफर्ड टू एज एनोनिमस एम्पायर बाय। दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। किसने माना कि जो प्रेशर ग्रुप हैं वो एनोनिमस एम्पायर हैं? ए मैक्टबजील ने, बी आर्मन ने, सी एस.ई. फाइनर ने, या डी नन ऑफ दी अबव, इनमें से किसी ने नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एस.ई. फाइनर। सैमुअल एडवर्ड फाइनर ने प्रेशर ग्रुप्स को अज्ञात साम्राज्य कहा। क्यों? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो प्रेशर ग्रुप हैं उनमें राजनीतिक विषमता पाई जाती है और बल्कि वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि दबाव समूहों की पहुंच वित्तीय, शैक्षिक और संपत्तिशाली व्यक्तियों तक आसानी से होती है और ये समाज के विशेष हितों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ना कि कॉमन इंटरेस्ट का काम। ये स्पेशल इंटरेस्ट जो कुछ ग्रुप्स के हैं उनको इंक्रीज करने का काम करते हैं, आम हित में वृद्धि का प्रयास ये नहीं करते। इसी वजह से सैमुअल एडवर्ड फाइनर ने प्रेशर ग्रुप्स को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट ओम्बड्समैन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना की गई कहाँ पर बताना है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। ओम्बड्समैन के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड पूछ रहा है, इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं है। सर्वप्रथम लोकपाल पूछ रहा है, सबसे पहले कहाँ पर लोकपाल की स्थापना की गई थी, किस देश में? ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले स्वीडन में लोकपाल की स्थापना की गई थी। किस साल में की गई थी? 1809 में, 1809 में। क्यों की गई थी? टू इन्वेस्टिगेट द ग्रीवेंसेस रेज्ड बाय सिटीजन्स अगेंस्ट माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। सिटीजन्स के द्वारा जो शिकायतें की जाती हैं कुशासन के प्रति, उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम लोकपाल करेगा, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। अब इंडिया में भी लोकपाल की स्थापना हो चुकी है और सबसे पहले जो लोकपाल बने हैं उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, अ रिफरेंडम इज। जनमत संग्रह है, क्या है? ए अ नो कॉन्फिडेंस वोट, अविश्वास मत। बी अ वोट ऑफ द असेंबली ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशन इशू, एक संविधान के मुद्दे पर विधानसभा का एक वोट। सी अ फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक रूप। डी अ वोट ऑफ द इलेक्टोरेट ऑन एन इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति के एक मुद्दे पर मतदाताओं का वोट। जनमत संग्रह क्या है? आप ए बी सी डी चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब तो हम इसे बहुत बार पढ़े होते हैं, पहले तो रेफरेंडम नहीं, पर जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी जो और कंट्रीज़ में अप्लाइड हैं, जैसे कि उनमें से एक रेफरेंडम भी है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अ वोट ऑफ द इलेक्टोरेट ऑन एन इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी।
रेफरेंडम जनमत संग्रह कराए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, किसी डायरेक्ट डिसीजन के लिए लोग वहाँ के वोट करते हैं। कंट्री के सारे पीपल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वोट के लिए। एक तरह से उनका ओपिनियन लिया जाता है किसी एक मुद्दे पर, या कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बनने जा रही है तो उस पर वहाँ के लोगों को मतदान देने का मौका दिया जाता है रेफरेंडम के थ्रू, जिसे जनमत संग्रह कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द हंटिंगटन सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन हंटिंगटन की सभ्यता का उदाहरण नहीं है? ए द वेस्ट, पश्चिम, बी इस्लाम, सी कम्युनिज्म, साम्यवाद, डी हिंदू। बताइए। सैमुअल पी हंटिंगटन ने सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी बात की है। अब उन्होंने किस सभ्यता को अपने उदाहरण में नहीं रखा था या नहीं माना था? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। साम्यवाद को हंटिंगटन ने अपनी सभ्यता में नहीं रखा था। सबसे पहले सभ्यता की बात आई कहाँ से, जो हंटिंगटन ने की? सैमुअल हंटिंगटन ने एस्से लिखा था, निबंध, जिसका नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 1993 में, और जिसमें इन्होंने बताया था कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो कल्चरल बेसिस पर डिसाइडेड रहते हैं, कुछ वेस्टर्न, कुछ इस्लामिक, कुछ हिंदूज एंड सो ऑन। कोई यूनिवर्सल सिविलाइजेशन उनका नहीं होता, कोई सार्वभौमिक सभ्यता उनकी नहीं होती, कुछ पश्चिमी, कुछ इस्लाम, कुछ हिंदू। पर साम्यवाद की बात हंटिंगटन ने नहीं की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वाज propounded बाय। ओलिगार्की का लौह कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए जेम्स बर्नहम, बी रॉबर्ट मिचेल्स, सी गैटानो मॉस्का, डी ग्राहम वालास। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की पे, चाहे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में हो या फिर ये है क्या, या इसे प्रपाउंड किसने किया। तो अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आप अच्छे से इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इस पर आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की रॉबर्ट मिचेल्स ने प्रपाउंड किया है। रॉबर्ट मिचेल्स जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। अब इन्होंने अपने इस लॉ ऑफ ओलिगार्की में क्या बताया है? इन्होंने इसमें बताया है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग कि जो खुद को डेमोक्रेटिक बताते हैं वो भी, वहाँ पर क्या होता है कि फ्यू एलाइट पीपल रूल करते हैं, कुलीन तंत्र वहाँ पर स्थापित रहता है। ये कहना था रॉबर्ट मिचेल्स का, जिसमें कि मासेस डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। यही है रॉबर्ट मिचेल्स का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, आप इसे डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पॉलिटिक्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति केवल एक हिस्सा है। ए स्ट्रक्चर, संरचना, बी सब स्ट्रक्चर, बुनियाद, सी सुपर स्ट्रक्चर, डी क्लास स्ट्रक्चर, वर्ग संरचना। अब इसका तो आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न थॉट में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। ये जब भी आप मार्क्सिस्ट पढ़ रहे हैं, मार्क्सिज्म पढ़ रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सुपर स्ट्रक्चर, राजनीति केवल एक सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये मार्क्सवादियों का व्यू है। सुपर स्ट्रक्चर से उनका क्या मतलब था? सुपर स्ट्रक्चर से उनका मतलब है कि सोशल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या राज्य या समाज या गवर्निंग, जो वहाँ पर गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो सिर्फ रूलिंग क्लास का इंटरेस्ट दिखाती हैं, और एक बेस होता है और एक सुपर स्ट्रक्चर। किसी भी समाज में बेस में आता है मटेरियल प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर में क्या है कि जो कल्चरल और
इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कल्चर और इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बेस को चलाते हैं, उन्हें ऑपरेट करते हैं। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, अ थियरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग और पीस मील इंजीनियरिंग इज एडवांस्ड बाय। सोशल इंजीनियरिंग या टुकड़ा इंजीनियरिंग का सिद्धांत निम्नलिखित द्वारा उन्नत है। किसके द्वारा? ए अर्नेस्ट गेल्डर, बी एल.टी. हॉब्सहाउस, सी चार्ल्स टेलर, डी कार्ल पॉपर। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छी बात है, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आप ज़रूर लगाइए। और जिन्हें क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक का आंसर नहीं आया, 2 का नहीं आया, 3 का नहीं या पूरे का नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। आप रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे कि अगर हमने टॉपिक कोई पढ़ा है तो उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे। अब इसका बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कार्ल पॉपर ने सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दी है। इनकी 2 इम्पॉर्टेंट बुक है, एक है द पॉवर्टी ऑफ हिस्ट्रिसिज्म और दूसरी है, सब जानते हैं, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। अब ये सोशल इंजीनियरिंग क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए। सोशल इंजीनियरिंग एक एफर्ट्स है जिसमें इन्फ्लुएंस किया जाता है सोशल बिहेवियर को, किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू, मीडिया के थ्रू या प्राइवेट ग्रुप के थ्रू। किस लिए? अपनी इच्छा की चीज़ों को निकलवाने के लिए एक टारगेट पॉपुलेशन को एक साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। किनके थ्रू? गवर्नमेंट, मीडिया, प्राइवेट ग्रुप्स इंक्लूडेड होंगी। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज कंट्रीज एम्प्लॉयज सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा देश अर्ध राष्ट्रपति सरकार का कर्मचारी है? ए यूएसए, बी यूके, सी फ्रांस, डी जर्मनी। अब हम कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, गवर्नमेंट सिस्टम की, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट रूल कर रही है, चल रही है। अब बताइए, अमेरिका में या फिर यूके या फ्रांस या जर्मनी, कहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट अप्लाइड है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फ्रांस में अर्ध राष्ट्रपति सरकार चल रही है, जहाँ पर राष्ट्रपति भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं और कैबिनेट भी होती है, और प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, और प्रेसिडेंट के पास काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, इन हिज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिचेल्स फोकस्ड ऑन। राजनीतिक दलों के अपने अध्ययन में रॉबर्ट माइकल ने किस पर ध्यान दिया? ए ऑर्गेनाइजेशन, बी कैडर, सी स्ट्रक्चर, डी लीडरशिप। संगठन, ढांचा, संरचना, नेतृत्व। अब इस क्वेश्चन से पहले मैंने एक और क्वेश्चन रॉबर्ट माइकल पर ही डिस्कस किया है, तो अब आप थोड़ा सा हिंट या क्लू आपको लग सकता है कि इसका सही आंसर क्या होगा। किस पर रॉबर्ट माइकल ने अपने राजनीतिक दलों के अध्ययन में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है? किस पर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लीडरशिप पर, नेतृत्व पर सबसे ज़्यादा अपने अध्ययन में रॉबर्ट माइकल केंद्रित रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, विच बुक पब्लिश्ड इन 1908 इज द फर्स्ट स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। 1908 में प्रकाशित कौन सी पुस्तक दबाव समूहों का पहला अध्ययन है? ए द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, बी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, सी द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज, डी पॉलिटिकल बिहेवियर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे पुस्तक पूछ रहा है जिसमें कि प्रेशर ग्रुप का सबसे पहले स्टडी की गई थी। कौन सी बुक है?
4 बुक आपको दी गई हैं। आप बताइए कि किस बुक में सबसे पहले प्रेशर ग्रुप्स की स्टडी मेंशन है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। 1908 में पब्लिश हुई है। किसकी किताब है ये किताब है आर्थर एफ बेंटली की। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और उन्हीं की ये किताब है। इस किताब का पूरा नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आ स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है कोलिशन गवर्नमेंट्स कंटिन्यूज टू बी। गठबंधन सरकारें जारी ए स्टेबल होती हैं, स्थिर होती हैं, या बी अनडेमोक्रेटिक होती हैं, अजनतंत्रवादी होती हैं, सी अनस्टेबल अस्थिर, या डी नन ऑफ दी अबव। इनमें से कुछ भी नहीं होता कोलिशन गवर्नमेंट में। गठबंधन सरकार भी है आपके कॉम्परेटिव में, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, इनके फीचर्स, इनके मेरिट, इनकी डीमेरिट। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनस्टेबल अस्थिर। ये डीमेरिट में आएगा कोलिशन गवर्नमेंट के, जहाँ पर 2 पार्टी या उससे अधिक पार्टी जब सरकार बनाती हैं तो वहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है और वो अस्थिर मानी जाती है, क्योंकि किसी भी वक्त अगर एक पार्टी ने अपना सपोर्ट वहाँ से ले लिया तो फिर सरकार वहाँ की गिर जाएगी। लगातार सरकार गिरने का डर बना रहता है जहाँ पर भी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। इसलिए बहुमत सरकार को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ताकि पूरे कार्यकाल में या पूरे टर्म्स में कोई दिक्कत सरकार चलाने में ना आए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मेड द फेमस स्टेटमेंट इंग्लैंड डज नॉट लव कोलिशन। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कथन इंग्लैंड गठबंधन से प्यार नहीं करता है। बताइए, दिया था ए केसी बियरे, बी बर्ट्रांड, सी डिज़रायली, डी चर्चिल। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस स्टेटमेंट है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो एक बार आप देख लीजिए, इसे कहीं नोट कर लीजिए। हो सकता है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि स्टेटमेंट्स देखिए मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंग्लैंड डज नॉट लव कोलिशन। 1852 में इन्होंने ये कहा था, बजट पर डिस्कशन चल रहा था, उस वक्त इन्होंने ये कहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है हु इनिशिएटेड द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रेशर्स ग्रुप्स। दबाव समूहों के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत किसने की। ए पावेल, बी लेनिन, सी ग्रेजिया, डी बेंटली। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सिस्टमैटिक तरीके से किसने प्रेशर ग्रुप की स्टडी शुरू की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बेंटली। आर्थर एफ बेंटली अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और इन्हीं की तो पहली किताब है जो प्रेशर ग्रुप पर बहुत अच्छे से उस पर अध्ययन किया गया है, जिसका नाम मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया, जिसका नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आ स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है हु हैज डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट बाय द पुअरेस्ट, द मोस्ट इग्नोरेंट, द मोस्ट इनकैपेबल, हु आर नेसेसरली द मोस्ट न्यूमरस। किसने डेमोक्रेसी को आप समझिए को सबसे गरीब, सबसे अज्ञानी, सबसे अक्षम लोगों के लिए सरकार के रूप में वर्णित किया है, जो सबसे अधिक जरूरी है। ए टैलीरांड, बी जी.डी. स्कोल, सी लैकी, डी ब्राइस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लैकी ने डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट बाय पुअरेस्ट, द मोस्ट इग्नोरेंट, द मोस्ट इनकैपेबल कहा। इनका पूरा नाम है विलियम एडवर्ड हार्ट पोल लैकी। इनकी एक बुक भी है, इसका नाम है डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
15th क्वेश्चन है, इन विच बुक डाइसी डेवलप्ड द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ पब्लिश्ड इन 1885। 1885 में प्रकाशित किस पुस्तक में डाइसी ने नियम कानून का विचार विकसित किया? ए, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी, लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सी, एन इंट्रोडक्शन टू द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, डी, नन ऑफ द अबव। अब आपको यहाँ पर पब्लिशिंग ईयर दिया है, अगर आपको इन बुक्स का पब्लिशिंग ईयर पता होगा तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं, भले ही आपको ना पता हो कि डाइसी ने रूल ऑफ लॉ किस किताब में पब्लिश किया, किस किताब में मेंशन किया था, पर अगर आपको पब्लिशिंग ईयर भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ए.वी. डाइसी ने 1885 में पब्लिश हुई थी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी किताब में ए.वी. डाइसी ने नियम कानून का विचार विकसित किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनली सीन एज डिबेटिंग लेजिस्लेचर। निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक रूप से एक बहस वाले विधान मंडल के रूप में देखा जाता है? ए, अमेरिकन कांग्रेस को, बी, ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन को, सी, जर्मनी बंडस्टैट को, डी, स्वीडन रिक्सटैग को। बताइए, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आया भी था। एज अ डिबेटिंग लेजिस्लेचर किसको माना जाता है, किस विधानमंडल? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन को डिबेटिंग लेजिस्लेचर के तौर पर देखा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सोशल मूवमेंट्स। सामाजिक आंदोलनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, दे फोकस ऑन अ स्पेसिफिक इशू, वे एक विशिष्ट मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बी, दे ऑपरेट ओनली एट नेशनल लेवल, वे केवल राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। सी, दे सीक टू बिकम द गवर्नमेंट, वे सरकार बनाना चाहते हैं। डी, दे स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस, वे सार्वजनिक पद के लिए खड़े हैं। ये सवाल तो बहुत ज़्यादा आसान है, आप कॉम्परेटिव पढ़ें या ना पढ़ें, बिना पढ़े भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। सोशल मूवमेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी बात सही है इनमें से। देखिए, इसका आंसर सबको आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द फोकस ऑन अ स्पेसिफिक इशू, वे एक विशिष्ट मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक आंदोलन इसीलिए तो होता है किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर के, ना कि वो राष्ट्रीय स्तर पर केवल काम करते रहें, ऐसा नहीं है। ना वे सरकार बनाना चाहते हैं, ये भी कोई एम नहीं होता। रेयरली होता है कि कोई सोशल मूवमेंट से कोई गवर्नमेंट बनाने चला गया, पर ऐसा नहीं है। करेक्ट चीज़ ये है कि वो केवल एक विशेष मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यही सोशल मूवमेंट का एम होता है और होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। बुक है और ऑथर हैं। सिंपली, डेमोक्रेटिक थ्योरी, सी.बी. मैकफर्सन, फ्रीडम, मॉरिस क्रैनस्टन, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, एल.टी. हॉपहाउस, डी, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, डी.डी. राफेल। ये क्यों नहीं, यहाँ पर ए होगा, ए, डी.डी. राफेल। अब बताइए कि इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। अगर आपको सारी बुक के ऑथर के नाम आते होंगे तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे, क्योंकि एक गलत है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक गलत में। अगर एक सही होता तो शायद फिर भी, लेकिन अगर आपको ऑथर एंड बुक्स तैयार है तभी आपका ऑथर एंड बुक सही हो सकता है। देखिए, इसमें करेक्टली मैच्ड जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। ये किताब एल.टी. हॉपहाउस की नहीं है। किसकी है? टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, हिस्ट्री, कंसेप्ट्स एंड चैलेंजेस। ये किताब थॉमस
निरकोस्की है। बाकी डेमोक्रेटिक थ्योरी आप देखिए मैकफर्सन की है, ये सबको पता होगा। फ्रीडम अ न्यू एनालिसिस, ये किताब मॉरिस क्रैंस्टन की है। और प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये डी रफेल की है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन इनकरेक्टली मैच्ड था। करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी मैच करना है आपको, बुक के साथ ऑथर्स को इसमें मैच करना है। A.V. डाइसी हैं, रॉस्को पाउंड हैं, मॉरिस गिन्सबर्ग हैं और W. फ्रीडमैन हैं। लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड इन 20th सेंचुरी किसकी किताब है? लॉ इन अ चेंजिंग सोसाइटी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पिरिट ऑफ द कॉमन लॉ। ABCD आप यहाँ पर चारों ऑप्शन कैपिटल्स में लिखा है, आप देख लीजिए इसमें सही मैच क्या होगा अच्छे से। A.V. डाइसी की कौन सी किताब है? रॉस पाउंड की कौन सी किताब है? मॉरिस गिन्सबर्ग की कौन सी किताब है? ऑथर एंड बुक्स एज ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पब्लिशिंग ईयर के फॉर्म में भी देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैंने आपको कराया कि 1885 में A.V. डाइसी की किताब थी, तो वो कौन सी किताब है जो पब्लिश हुई है। तो पब्लिशिंग ईयर भी अगर आपको पता होगा तब भी आप क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाएंगे। और ऑथर एंड बुक तो बेस है, सबसे पहले आपको तैयार कर लेना चाहिए ऑथर एंड बुक। और रिवीजन, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो चीज़ें मिस हो जाएंगी, तो आप रिवीजन भी करते रहिए। कहीं पर अगर आपने ऑथर एंड बुक मेंशन किया है तो उसे लिख करके भूल मत जाइए, उसे बराबर कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी वो आपको लर्न हो पाएंगी, वरना आप ऑप्शंस में एग्जाम के टाइम पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप बताइए कि किस ऑथर की कौन सी किताब है। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं, A.V. डाइसी। A.V. डाइसी की किताब, ये मोस्टली लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर काफ़ी बातचीत हो चुकी है। 1885 में इनकी ये किताब पब्लिश हुई है। फिर है रॉस्को पाउंड, इनकी कौन सी किताब है? द स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ, 1906 में आई। फिर है मॉरिस गिन्सबर्ग, इनकी कौन सी किताब है? दो ऑप्शंस आपके पास हैं। देखिए इनकी किताब है लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड इन 20th सेंचुरी। W. फ्रीडमैन, इनकी कौन सी किताब है? एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, लॉ इन अ चेंजिंग सोसाइटी, 1959 में ये किताब इनकी पब्लिश हुई है। अब इसका सही आंसर A का 3rd है, B का 4th है, C का 1st है, D का 2nd है, यानी कैपिटल A वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने भी कैपिटल A वाला ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। राइट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। देखिए आज क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे, बहुत इजी थे और बहुत अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली आपको चैप्टर्स में हर चैप्टर के पहले ही पेज पर मिल जाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, उसमें आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आई होगी। तो आप कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट में मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज़रूर देखिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए, अपने कमेंट मेंशन करिए। और अगर आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको जानना है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने बुक का वीडियो बनाया है। और अगर आपको सिलेबस भी देखना है तो मैंने सिलेबस का भी वीडियो बनाया हुआ है। आप बुक्स एंड सिलेबस की प्लेलिस्ट में जा करके जो बुक आपको पढ़नी चाहिए आप बुक वाला वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको अपडेटेड सिलेबस देखना है तो आप सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर ऑल डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल बेल आइकन दिया होगा, आप उसे प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।